नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज। शो की शुरुआत कर रहे हैं महाराष्ट्र की खबर से। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी हो या फिर एनडीए गठबंधन, दोनों में ही ऑल इज नॉट वेल की स्थिति नजर आ रही है। एक तरफ महाविकास अघाड़ी में भिवंडी और सांगली सीट पर प्रत्याशियों की घोषणा के साथ जो घटक दल हैं उन्होंने कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, तो दूसरी ओर अगर आप एनडीए में देखें तो वहां पर जो छोटे दल भी हैं वो सीएम शिंदे को आंखें दिखा रहे हैं। देखिए महाराष्ट्र से रौनक कुकड़े की ये रिपोर्ट। आज कांग्रेस हाईकमान ने इसके ऊपर एक डिसीजन लेगा। घटक दलों के दबाव में कांग्रेस बेबस दिख रही है। सांगली और भिवंडी की सीट को लेकर एमवीए में बातचीत अभी पूरी भी नहीं हुई। उससे पहले उद्धव ठाकरे और शरद पवार की पार्टी ने अपने अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर कांग्रेस के लिए मुश्किल खड़ी कर दी है। अब महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं ने आलाकमान को दोनों सीटों पर चुनाव लड़ने का प्रस्ताव भेजा है। हमारी कोशिश है कि जो जगह कांग्रेस की है, कांग्रेस वहां विन हो सकती है, क्योंकि कांग्रेस ने पहले ही भूमिका रखी थी कि मेरिट के आधार पर डिसीजन हो, और हम चाहते हैं कि मेरिट के आधार पे हो, क्योंकि बीजेपी को हराना है तो उस तरह की चीजें होना चाहिए। इसलिए सांगली हो, भिवंडी हो, मुंबई की जगह हो। मी चंद्रारची उमेदवारी आज जाहीर करतोय। शिवसेनेच्या मशालीवरती चंद्रार जाणार तिकडे निवडून। सांगली की सीट को लेकर कांग्रेस पीछे हटने को तैयार नहीं है, क्योंकि जमीनी स्तर पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना से ज्यादा उनकी पकड़ मानी जाती है। जिला परिषद, ग्राम पंचायत में कांग्रेस के पास ज्यादा ताकत है। भिवंडी को लेकर भी हाल कुछ ऐसा ही है। कांग्रेस की कोई कीमत ही नहीं बची। महाराष्ट्र में कांग्रेस की कोई कीमत ना उद्धव ठाकरे जी की पार्टी दे रही है, ना शरद चंद्र पवार साहब की दे रही है। और कांग्रेस मानो एक घर जो होता है, उस घर में घर के अंदर आने के पहले और घर से बाहर जाते समय पांव पोंछने के लिए जो कपड़ा रखा जाता है, उस प्रकार की परिस्थिति महाराष्ट्र में कांग्रेस की हो गई। सीट बंटवारे को लेकर तकरार केवल एमवीए के बीच ही है ऐसा नहीं है। एनडीए के बीच भी कुछ ऐसी ही स्थिति बनी हुई है, जिसने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का सिरदर्द बढ़ा दिया है। अमरावती सीट से बीजेपी ने सांसद नवनीत राणा को मैदान में उतार दिया है, लेकिन एनडीए में शामिल प्रहार जनशक्ति पार्टी ने यहां से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। वहीं पालघर लोकसभा सीट पर भी बहुजन विकास आघाड़ी ने साफ कर दिया है कि वो हर हाल में अपना प्रत्याशी यहां से उतारेंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले भले ही सांगली और भिवंडी की सीट पर अपने घटक दलों को आंख दिखा रहे हो, लेकिन सवाल यह है कि क्या कांग्रेस हाईकमांड उन्हें दोनों सीटों पर फ्रेंडली फाइट करने की अनुमति देगा, और अगर ऐसा हुआ तो क्या उद्धव ठाकरे और शरद पवार को यह फैसला मंजूर होगा, ये देखना भी महत्वपूर्ण होगा। मुंबई से कैमरा पर्सन परवीन जी रोहित के साथ रौनक कुकड़े, एनडीटीवी इंडिया के लिए। जयपुर से लेकर गुरुग्राम तक किडनी सौदागरों के तार जुड़े हुए हैं। जयपुर के फोर्टिस अस्पताल में बांग्लादेशी नागरिकों का ऑपरेशन कर किडनी निकाली और गुरुग्राम के होटल में ठहराया। ये जो गिरोह है, फेसबुक पर विज्ञापनों के जरिए लोगों के संपर्क में आता था। किडनी बेचने और खरीदने का ये गिरोह काम करता था। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। सीएम के उड़नदस्ते और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सेक्टर 39 के इस होटल पर छापा मारा तो जो सामने आया वो हैरान करने वाला था। एक बांग्लादेशी शख्स शमीम और उसके साथ 4 और लोग, इन सब को हिरासत में ले लिया गया है। फिलहाल ये सभी डॉक्टरों की निगरानी में है। शमीम एक मोबाइल शॉप चलाता है। उसने सोशल मीडिया पर एक विज्ञापन देखा और एजेंट के संपर्क में आया। बांग्लादेश में रहती हूँ मैं, मोबाइल शॉप है। तो मेरा एज 24। तो कोई ऋण होने के बाद मेरा इधर आया, मेरा शॉप सेल कर दिया। किडनी ट्रांसप्लांट का किसने बताया कि कहाँ होता है? मैं खुद फेसबुक में पोस्ट करा। पोस्ट करने के बाद मेरा बांग्लादेश एक एजेंट है, उसको मेरे पास फोन करा। फोन करके बाद उसको मेरा साथ डील हुआ। डील होने के बाद मैं मेरा ऑल पासपोर्ट वगैरह ऑल ये डॉक्यूमेंट उसने अरेंज करा। करने के बाद इधर इंडिया भेजा। सभी को जयपुर के फोर्टिस अस्पताल ले जाया गया था, जहां 2 लोगों की किडनी निकाली गई
और एक को किडनी लगाई गई। बाकी 2 की किडनी अभी निकाली जानी थी। रेड करने पे 5 लोग इनको मिले, जिनमें किडनी की ट्रांसप्लांट की बात थी। 2 ने दे रखी है, 1 ने ले रखी है, 2 तैयारी में थे, इस टाइप की बातें थी। और जब प्रथम दृष्टया जब ये जांच शुरू हुई तो उसमें आया कि मुर्तजा अंसारी नाम का आदमी है जो एक गिरोह का चलाता है एक तरह से। उसके संपर्क में आने के बाद ये लोग वहाँ से मेडिकल वीज़ा लेके इंडिया आते हैं और वहाँ जाके वो मुर्तजा अंसारी इनका टाई अप करवाता है फोर्टिस हॉस्पिटल जयपुर से, वहाँ इनकी किडनी होता है। सर, ये 500 जो आरोपी आपने अभी फिलहाल गिरफ्तार नहीं हुए हैं, मेडिकल ऑब्जर्वेशन में है, लेकिन ये कहाँ से हैं? ये सारे के सारे बांग्लादेश से हैं। होटल वालों से भी पूछताछ की गई क्योंकि सभी 5 आरोपी वहीं से हिरासत में लिए गए। पुलिस को लगता है कि इस पूरे किडनी रैकेट की जड़ें काफी गहरी है। इस पूरे मामले में जयपुर के फोर्टिस अस्पताल की भूमिका की जांच की जा रही है। ये मामला काफ़ी सेंसिटिव है क्योंकि किडनी ट्रांसप्लांट सिर्फ ब्लड रिलेशन के साथ ही किया जाता है और वो भी बॉडी के चेकअप के बाद। लेकिन यहाँ पर तीसरे इंसान की किडनी किसी और अन्य इंसान पर डाली जा रही है। ये एक अपराध है। अब फिलहाल सभी 5 आरोपी इस वक्त मेडिकल ऑब्जर्वेशन के अंडर है। एक बार मेडिकल ऑब्जर्वेशन से बाहर आने के बाद पुलिस उनसे पूछताछ शुरू करेगी और उसके बाद इस पूरे मामले को खंगाला जाएगा। गुरुग्राम से कैमरा पर्सन संजय कौशिक के साथ शुभांग सिंह ठाकुर, एनडीटीवी इंडिया। और यूपी के मदरसों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा एक्ट को असंवैधानिक बताने वाले हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। इसी के साथ ही यूपी सरकार से जवाब भी मांगा है। अब अगली सुनवाई जुलाई में होगी। यूपी के 16,000 मदरसों के 17 लाख छात्रों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को असंवैधानिक करार देने वाले इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। मदरसा अजीजिया इजाजुल उलूम के मैनेजर अंजुम कादरी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। उन्होंने हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के फैसले को चुनौती दी। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट के फैसले के चलते मदरसों में पढ़ रहे लाखों बच्चों के भविष्य पर सवालिया निशान लग गए हैं, इसलिए इस फैसले पर तुरंत रोक लगाई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मदरसा एक्ट के प्रावधानों को समझने में भूल की है। हाई कोर्ट का ये मानना कि ये एक्ट धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के खिलाफ है, गलत है। केंद्र, यूपी सरकार, यूपी मदरसा एजुकेशन बोर्ड को नोटिस जारी किया गया है। यूपी और केंद्र सरकार को 31 मई तक जवाब दाखिल करने को कहा गया है। जुलाई के दूसरे हफ्ते में अगली सुनवाई होगी। इससे पहले इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई। मदरसा पक्ष की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी, मुकुल रोहतगी और सलमान खुर्शीद कोर्ट में पेश हुए। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि सिर्फ इसलिए कि मैं हिंदू धर्म या इस्लाम आदि पढ़ाता हूं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि मैं धार्मिक शिक्षा देता हूं। इस मामले में अदालत को अरुणा रॉय फैसले पर गौर करना चाहिए। राज्य को धर्मनिरपेक्ष रहना होगा, उसे सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए और उनके साथ समान व्यवहार करना चाहिए। राज्य अपने कर्तव्यों का पालन करते समय किसी भी तरह से धर्मों के बीच भेदभाव नहीं कर सकता। वहीं मदरसा की तरफ से वकील मुकुल रोहतगी ने भी कहा कि ये संस्थान विभिन्न विषय पढ़ाते हैं, कुछ सरकारी हैं, कुछ निजी। यहाँ आशय ये है कि पूरी तरह से राज्य द्वारा सहायता प्राप्त स्कूल हैं। कोई धार्मिक शिक्षा नहीं है। यहाँ कुरान एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जाता है। इम्प्लीकेशंस इस ऑर्डर का ये है कि जो मदरसा की जो प्रावधान मदरसा बोर्ड के थे और जो वहाँ की प्रक्रिया थी मदरसे में शिक्षा की, वो मदरसों में शिक्षा की प्रक्रिया जो है वो जारी रहेगी जब तक कि इस पर पूरा फैसला नहीं आ जाता। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से पूछा कि क्या हम ये मान लें कि राज्य ने हाई कोर्ट में कानून का बचाव किया है। यूपी की तरफ से एएसजी के.एम. नटराज ने कहा कि हमने हाई कोर्ट में बचाव किया था, लेकिन हाई कोर्ट द्वारा कानून को रद्द करने के बाद हमने फैसले को स्वीकार कर लिया है। जब राज्य ने स्वीकार कर लिया है तो राज्य पर अब कानून का खर्च वहन करने का बोझ नहीं डाला जा सकता। ये मदरसे खुद सरकार से मिलने वाली सहायता पर चल रहे हैं, इसलिए कोर्ट को गरीब परिवारों के बच्चों के हित में ये याचिका खारिज कर देनी चाहिए। मदरसे चल रहे हैं तो चलने दें, लेकिन राज्य को इसका खर्च नहीं उठाना चाहिए। हाई कोर्ट के सामने ये छिपाया गया है
कि यहाँ धार्मिक शिक्षा दी जाती है। फिजिक्स, मैथ, साइंस जैसे मुख्य विषय वैकल्पिक होने से ये छात्र आज की दुनिया में पिछड़ जाएंगे। वहीं केंद्र की तरफ से एजी आर वेंकटरमणी ने कहा कि किसी भी स्तर पर धर्म शामिल होना एक संदिग्ध मुद्दा है, सवाल किसी डिग्री का नहीं है। हाईकोर्ट के समस्त प्रस्तुत तथ्यों से मैं खुद को ये कहने के लिए राजी नहीं कर सका कि हाईकोर्ट का आदेश गलत था। हम धर्म के जाल में फंस गए हैं। केंद्र ने हाईकोर्ट में कानून का बचाव नहीं किया था। यूपी सरकार का कहना है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो उसका अध्ययन कर रहे हैं, उसके बाद ही अगले कदम पर फैसला करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट का जो भी गाइडेंस होगा उसको हम जरूर लागू करेंगे और निश्चित तौर पे सुप्रीम कोर्ट के जो गाइडेंस है उसको लागू करने से जो भी राहत हमारे मदरसा सिस्टम को मिलेगी, निश्चित तौर पर जरूर पहुंचेगी। मदरसा शिक्षा के बेहतर व्यवस्थाओं के लिए पूरी सकारात्मक तरीके से हमारी योगी सरकार अपने अल्पसंख्यक समाज के नौजवानों को के लिए वचनबद्ध है। सुप्रीम कोर्ट के अहम फैसले का मदरसा बोर्ड और मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी स्वागत किया है और कहा है कि इससे छात्रों को अब परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के माननीय जजों ने मदरसों के लिए जो फैसला सुनाया है उसका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं और इस केस में जुड़े सभी लोगों का बधाई देता हूं। जिन लोगों ने हाई कोर्ट के फैसले के विरुद्ध जाकर के सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ी है उन सबको मुबारकबाद देता हूं। हम सब लोग उसको वेलकम करते हैं, खैर मकदम करते हैं इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह जो 16 लाख बच्चे इन मदरसों में पढ़ रहे हैं उनकी एजुकेशन को सुप्रीम कोर्ट के फाइनल जजमेंट के बाद से फिर से शुरू किया जा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस आदेश से न सिर्फ यूपी के हजारों मदरसों को बंद होने से बचाया है, बल्कि ये भी साफ कर दिया है कि अगर धर्मनिरपेक्षता के नाम पर इस तरह के आदेश जारी किए जाएंगे तो फिर देश की सबसे बड़ी अदालत भी दखल देने से पीछे नहीं हटेगी। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। और हीट वेव से सबसे ज्यादा प्रभावित शहरों में किस तरह से कंट्रोल रूम सेटअप किए जा रहे हैं और अहम निर्देश दिए गए हैं, दिखाएंगे इस पर आपको विशेष रिपोर्ट। एक ब्रेक के बाद देखते रहिए सिटी सेंटर शो। इस बार गर्मी के मौसम में आम नागरिकों को भयंकर हीट वेव का प्रकोप झेलना पड़ेगा। इससे निपटने के लिए जो सबसे ज्यादा प्रभावित 200 शहर हैं वहां हीट वेव कंट्रोल रूम सेटअप किए जा रहे हैं। इसी के साथ जो अस्पताल हैं, हेल्थ सेंटर्स हैं, वहां पर दवाओं का पर्याप्त स्टॉक रखने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। हिमांशु शेखर की रिपोर्ट देखिए। इस साल गर्मी कहर ढाने वाली है। कई राज्यों में 10 से 20 दिन तक हीट वेव की आशंका है। अप्रैल में सबसे ज्यादा गर्मी गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, उत्तरी कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तरी छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में पड़ने के आसार हैं। इस साल अप्रैल से जून के बीच गर्मी सीजन के दौरान 23 सबसे ज्यादा संवेदनशील राज्यों ने इस बढ़ते खतरे से निपटने के लिए अपना हीट वेव एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अथॉरिटी के एचओडी कमल किशोर ने एनडीटीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि जिन 200 शहरों और जिलों पर मौसम की सबसे ज्यादा मार की आशंका है उनके लिए भी एक्शन प्लान तैयार है। संयुक्त राष्ट्र के सेक्रेटरी जनरल ने हाल ही में कमल किशोर को डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए अपना विशेष प्रतिनिधि नियुक्त किया है। कंट्रोल रूम निर्धारित करनी है, जो दवाइयों का ORS सॉल्यूशंस का जो स्टॉक पाइलिंग होना चाहिए वो हो गया है। जहां तक हो सके अगर आप ऐसे व्यवसाय में हैं कि आप अवॉइड कर सकते हैं दिन में 12 बजे से 4 बजे तक बाहर निकलना तो ना निकलें। अगर निकलना पड़े तो अपने सर को ढक के निकलें। इस साल गर्मी के सीजन के दौरान अप्रत्याशित हीट वेव के पीछे 2 मुख्य वजह हैं। पहला, भारत में मौसम पर जलवायु परिवर्तन का असर लगातार बढ़ता जा रहा है और दूसरा, एल नीनो कंडीशन सक्रिय है और इसके जून तक ही न्यूट्रल होने की संभावना है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अथॉरिटी ने चुनाव आयोग को सलाह दी है कि राजनीतिक दलों को जनसभाओं और रोड शो की टाइमिंग सोच समझकर तय करना चाहिए ताकि आम लोगों को गर्मी का सामना कम से कम करना पड़े। इस दौरान पीने के पानी और छायादार इलाके का भी इंतजाम होना चाहिए। कैसे हम मास गैदरिंग्स को इस तरीके से आयोजित करें कि हीट का प्रभाव कम से कम हो। जहां हो सके हम
इन जो मास गैदरिंग होती है, इसको ऐसे समय पे रखें जहाँ हीट का प्रभाव कम से कम हो, जहाँ तक हो सके। जहाँ छाँव करिए जा सकती है वहाँ छाँव शामियाने लगा के किए जाएं, पानी का प्रबंध किया जाए, और जो पास में जो स्वास्थ्य केंद्र हैं उनकी तैयारी रहे कि अगर कोई इमरजेंसी आती है, अगर कुछ लोग प्रभावित होते हैं, उनके ऊपर उनकी हेल्थ पे हीट का प्रभाव देखा जाता है, तो तुरंत उसको आइडेंटिफाई करके, डायग्नोज करके, सिम्टम्स को देख करके रिस्पॉन्ड कर सकें। किशोर के मुताबिक आम लोगों को तेज गर्मी से बचने के लिए अपने स्तर पर भी कई इंतजाम करने होंगे। वो खाना हल्का खाएं और शरीर में पानी की कमी न रखें। 12 से 4 बजे के बीच अगर बहुत जरूरी हो तभी घर से निकलें, और घर से बाहर निकलने के दौरान सिर को हमेशा कपड़े से ढक कर रखें। साल 2023 दुनिया के इतिहास में सबसे गर्म साल रहा। इस साल भी जलवायु परिवर्तन के बढ़ते असर और एल नीनो कंडीशन की वजह से भारत में गर्मी सीजन के दौरान अप्रत्याशित हीट वेव पड़ने की आशंका है। जाहिर है हीट वेव के संकट से निपटने की चुनौती बड़ी है और भारत सरकार को सभी प्रभावित होने वाले राज्य सरकारों के साथ मिलकर गंभीरता से जमीन पर पहल करना होगा। दिल्ली से कानन पात्रा के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।